हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग बात कर रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक की, जिसमें हम लोगों ने कल चर्चा की थी 1857 की क्रांति के पश्चात उसके क्या परिणाम रहे, उनके बारे में हमने बात की। और उसके बाद का उसके जो भी प्रभाव वगैरह थे उनकी हम लोगों ने बात कर लिया था। साथ ही साथ हम लोगों ने बात किया था कि 1857 की क्रांति के पश्चात क्या, यानी 1857 की क्रांति के पश्चात का जो इरा है, जो टाइम है, उसके बारे में हम लोगों ने बात किया था। ठीक है, तो आफ्टर रिवॉल्ट ऑफ 1857 हम लोगों ने उसके बाद का जो समय है उसको हम लोगों ने दो कालों में बांट कर पढ़ा। ठीक है, एक असंगठित काल और दूसरा संगठित काल। ठीक है, तो असंगठित काल में हम लोगों ने देख लिया था कि कौन कौन से क्षेत्रीय संगठन उस समय डेवलप हो रहे थे, उस समय उठ रहे थे। ठीक है, क्षेत्रीय संगठनों के बारे में हमने बात किया। कल कुछ मैंने महत्वपूर्ण संगठनों के बारे में भी हम लोगों ने जिक्र किया था। आज का जो वीडियो है संगठित काल से संबंधित। संगठित काल के बारे में मैंने कल आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताया था कि जो संगठित काल का जो पीरियड, जो इरा है, उसको हम लोग 1885 से लेकर के 1947 तक के समय को बांट करके पढ़ते हैं। यानी कि 1885 से लेकर के 1947 तक का जो टाइम है उसको हम लोग संगठित काल के अंतर्गत शामिल करते हैं। अगर हम लोग संगठित काल की बात करते हैं तो संगठित काल को भी हम लोगों ने तीन पार्ट में बांट रखा है। पहले उदारवादी काल, और जो उदारवादी काल आपका 1885 से लेकर के और 1905 ईस्वी तक का जो समय है उसको हम लोग उदारवादी काल कहते हैं। फिर आता है आपका उग्रवादी काल। उग्रवादी काल आपका हो जाएगा 1905 से लेकर के 1905 को अगर छोड़ दें 1906 से देखें तो 1906 से लेकर के और 1917 ईस्वी तक का जो समय है वो आ जाएगा उग्रवादी काल में। क्योंकि हम लोगों को पता है कि बंगाल विभाजन के पश्चात 1907 में सूरत अधिवेशन में, अभी आगे हम लोग चर्चा भी करेंगे, सूरत अधिवेशन में जो कांग्रेस पार्टी दो धड़ों में विभाजित हो गई थी, नरम दल और गरम दल, या उदारवादी दल और उग्रवादी दल। ठीक है, तो उग्रवादी दल के जो नेता हैं उनकी कार्य करने की जो एक टेक्निक थी वो अलग थी। वो अलग तरीके से स्वतंत्रता संघर्ष को चलाना चाह रहे थे, और उदारवादी जो नेता थे वो अपना अलग तरीके से, अलग थ्योरी पे काम करना चाह रहे थे। तो इन दोनों के बीच में मनमुटाव हुआ और 1907 में कलकत्ता कांग्रेस का विभाजन होता है। तो 1906 से ही उग्रवादी जो ग्रुप है, जो उग्रवादी जो नेता हैं, वो प्रभाव में आने लगे थे। फिर हम लोग देखते हैं गांधीवादी काल। और ये गांधीवादी काल 1917 से लेकर के और 1947 ईस्वी तक को हम शामिल करते हैं। इसमें गांधीवादी काल है, यानी संगठित काल को हम लोग तीन तरीके से क्लासिफाइड करेंगे: उदारवादी काल, उग्रवादी और गांधीवादी काल। ठीक है, उदारवादी काल के जो नेता हमें जैसे आपके गोपाल कृष्ण गोखले वगैरह से शामिल किए जाते हैं। उग्रवादी नेता में हम लोग लाल बाल पाल को ज़्यादा महत्व देते हैं। फिर गांधीवादी काल में जो गांधी जी का जब आगमन हो जाता है तो उस समय के जो भी नेता थे जो गांधी जी की पॉलिसीज पर काम कर रहे थे, ठीक है, तो उसमें हम लोग गांधीवादी काल में उनको हम शामिल करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है उसमें हम लोग इन तीनों कालों के बारे में, खैर गांधीवादी काल तो आज नहीं पाएगा, उदारवादी और उग्रवादी काल को हम लोग उसमें शामिल करेंगे। और साथ में आज का जो मेन टॉपिक है हमारा वो है कांग्रेस की स्थापना के कारण क्या थे, उसका प्रभाव क्या रहा, ठीक है, क्या उसका जो है कार्य क्षेत्र था, इन सब चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे आज, कांग्रेस की स्थापना के बारे में। फिर हम लोग जो आज ही दूसरा टॉपिक हम कवर करेंगे वो करेंगे बंगाल विभाजन। ठीक है, बंगाल का विभाजन किन कारणों से होता है, उसके क्या प्रभाव रहेंगे, फिर राजनीतिक क्या उसका प्रभाव रहेगा, उसका आर्थिक क्या प्रभाव रहेगा, उसके बारे में बात करेंगे, सांस्कृतिक रूप से उसका क्या प्रभाव रहेगा। तो ये सारी चीजें हम लोग इसमें बात करेंगे। चलिए, ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक आज कांग्रेस की स्थापना से।
स्थापना कब होती है, सभी लोग पता है, 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना होती है। और कांग्रेस की स्थापना के साथ ही ये जो संगठित काल का जो दौर है ये प्रारंभ हो जाता है, या फिर अगर हम कहें उदारवादी जो काल है, यानी संगठित काल का उदारवादी जो पीरियड है वो स्टार्ट हो जाता है कांग्रेस की स्थापना के साथ। तो देखिए कांग्रेस की जब हम लोग स्थापना की बात करेंगे तो इसमें भी हम लोग इसको भी 4 तरीके से कैटेगराइज करके पढ़ेंगे। क्योंकि हम लोग वन डे एग्जाम के स्टूडेंट्स तो है नहीं कि हमने बस कांग्रेस की स्थापना के बारे में पढ़ लिया कि ए ह्यूम का उसमें योगदान रहा, इन नेताओं का योगदान रहा और इस दिन स्थापना हो गई, यहाँ पे स्थापना हो गई, ये सब टॉपिक आपका हो जाएगा वन डे एग्जाम वालों के लिए। पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके प्रभाव के बारे में जानेंगे, हम इसके कारण के बारे में जानेंगे। तो थोड़ा सा ये सब चीजें हमें वन डे एग्जाम से अलग कर देती हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कांग्रेस की स्थापना के पीछे उसकी पृष्ठभूमि क्या थी। सबसे पहले बात करेंगे पृष्ठभूमि की, ठीक है। पृष्ठभूमि के बाद हम लोग बात करेंगे उद्देश्य की, फिर सिद्धांत और उसके बाद उपलब्धियां। पृष्ठभूमि हो गई, उद्देश्य की बात करेंगे, क्या उद्देश्य था इसकी स्थापना के पीछे, सिद्धांतों की बात कर लेंगे, 2 मुख्य रूप से सिद्धांतों का यहाँ पे जिक्र होता है, तड़ित चालक का सिद्धांत जो कि गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा दिया गया, और लाला लाजपत राय का सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत। तो 2 सिद्धांतों की हम लोग बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे उपलब्धियों की। तो इसकी जो उपलब्धियां हैं वो इसके पहले अधिवेशन से प्रारंभ होकर के और स्वतंत्रता तक इसकी जो उपलब्धियां हैं, जो भी बड़े मूवमेंट हुए वो कांग्रेस के ही देखा जाए तो कांग्रेस के द्वारा ही प्रारंभ किए गए। जो बड़े नेता थे उस समय कांग्रेस में शामिल थे, ठीक है। तो उपलब्धियों की हम लोग इसकी चर्चा करेंगे तो एक उसकी लंबी श्रृंखला रहेगी। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पृष्ठभूमि की, ठीक है। चलिए सबसे पहले जिक्र करते हैं कांग्रेस की पृष्ठभूमि की, ठीक है। देखिए सबसे पहले 1883 ईस्वी में एक ब्रिटिश आईसीएस अधिकारी थे एओ ह्यूम ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के छात्रों को संबोधित किया। और उस समय ही 1883 में ही जब उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकों को संबोधित किया, उस समय ही उन्होंने एक राष्ट्रीय स्तर के संगठन की आवश्यकता पर बल दिया, ठीक है। उसी समय ही उन्होंने पहली बार एओ ह्यूम ने कहा कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकों को जब वो संबोधित कर रहे थे उस समय ही उन्होंने एक राष्ट्रीय स्तर के संगठन की आवश्यकता पर बल दिया, ठीक है। फिर हम इसे पृष्ठभूमि में दूसरा देखेंगे, दूसरा पॉइंट। तो देखिए 1884 ईस्वी में मद्रास में थियोसॉफिकल सोसाइटी की अधिवेशन हुआ। थियोसॉफिकल सोसाइटी का अधिवेशन हुआ कब? 1884 ईस्वी में मद्रास में। इस अधिवेशन में एओ ह्यूम भी शामिल थे, दादा भाई नौरोजी भी शामिल थे और आपके इन्हीं के साथ सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी शामिल थे। 3 व्यक्ति शामिल थे। कहाँ? 1884 ईस्वी के थियोसॉफिकल सोसाइटी के अधिवेशन मद्रास में, ठीक है। 3 नेता शामिल थे। कौन कौन? दादा भाई नौरोजी, एओ ह्यूम और सुरेंद्र बनर्जी। उस समय भी एक बार फिर से एक राष्ट्रीय स्तर के संगठन की आवश्यकता को महसूस किया गया। इन लोगों ने बात रखी कि अब वो समय आ गया है कि एक राष्ट्रीय स्तर के संगठन की स्थापना की जाए, जो कि भारतीयों की मांगों को, भारतीयों की आवश्यकताओं को, भारतीयों की समस्याओं को अंग्रेजों के सामने, ब्रिटिश के सामने मजबूती से रख सके, ठीक है। तो 1884 ईस्वी में ही थियोसॉफिकल सोसाइटी की जब अधिवेशन हुआ, उसी के पश्चात ही 1884 में
भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना कर दी गई। भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई। इसके पीछे क्या कारण था, थियोसॉफिकल, मतलब इसके पीछे के अगर हम इतिहास देखते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब होती है, जब 1884 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की अधिवेशन होता है, जिसमें दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आपके एओ ह्यूम तीनों शामिल होते हैं। उस समय ही फिर से मांग रखी जाती है, फिर से एक आवश्यकता रखी जाती है कि अब समय है, और फिर भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना होती है। ठीक है, फिर हम देखेंगे इसमें तीसरा पॉइंट। अब क्या है, भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई 1884 में। अब भारतीय राष्ट्रीय संघ का पहला अधिवेशन होना था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय संघ का पहला अधिवेशन होना था, और ये अधिवेशन प्रस्तावित था पुणे में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय संघ का पहला अधिवेशन 1885 में होना था, और ये अधिवेशन प्रस्तावित था पुणे में। लेकिन पुणे में उस तत्कालिक समय में पुणे में प्लेग फैल गया, जिस कारण से इस अधिवेशन को अर्जेंट में बंबई शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि बैठक तो होनी थी। तो इस अधिवेशन को अब पुणे में ना करा करके इस अधिवेशन को, ये जो मीटिंग है, इसको बंबई शिफ्ट करना पड़ा। ठीक है, और अब जो है बंबई में एक संस्कृत विश्वविद्यालय था, संस्कृत विद्यालय था, जहाँ गोपाल दास तेजपाल विद्यालय था, संस्कृत विद्यालय, वहां पर इसकी पहली बार मीटिंग होती है। इसके पीछे भी कुछ आधार है, उसको भी हम लोग देख लें। 1885 के प्रारंभ में ही, 1885 ईस्वी के प्रारंभ में ही जो एओ ह्यूम है, वो उस समय तत्कालिक गवर्नर जनरल थे, जिसका नाम था डफरिन। गवर्नर जनरल का आवास होता था शिमला में। तो एओ ह्यूम शिमला जाते हैं और गवर्नर जनरल से मुलाकात करते हैं, और उनके सामने पक्ष रखते हैं, बात रखते हैं कि अब भारत में एक राष्ट्रीय स्तर का एक संगठन की स्थापना कर दी जाए। ठीक है, गवर्नर जनरल से परमिशन ले ली जाती है। उसके बाद फिर जो एओ ह्यूम है, एओ ह्यूम उसी वर्ष ब्रिटेन जाते हैं। ब्रिटेन में भी पार्लियामेंट से जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, जो पार्लियामेंट सदस्य थे, इनसे वो मुलाकात करते हैं। इनसे मुलाकात करके भी वो अपनी बात रखते हैं कि भारत में एक राष्ट्रीय स्तर के संगठन का गठन किया जाए। वहां से भी परमिशन मिल जाती है। अब वो भारत आएंगे और एक राष्ट्रीय स्तर के जो एक संगठन है उसके लिए कार्य करना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, लेकिन 1884 में ही भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना हो चुकी है। इसको जो है, जो भारतीय राष्ट्रीय संघ है, इसको जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसके द्वारा उस समय मान्यता नहीं मिली थी। लेकिन 1885 में जब एओ ह्यूम वहां से मान्यता लेके आ जाते हैं एक राष्ट्रीय स्तर के संगठन की, तो 1885 में जब बंबई में अधिवेशन होगा, पहला अधिवेशन इस भारतीय राष्ट्रीय संघ का, तो उसी समय दादा भाई नौरोजी एक विचार रखते हैं, वो एक सुझाव देते हैं। कहते हैं कि क्यों ना जो हम लोगों ने पिछले साल ही भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की है, उसी को हम लोग, जो अनुमति मिली है राष्ट्रीय संगठन बनाने की, उसमें हम लोग कन्वर्ट कर दें उसको। तो 1885 ईस्वी में ये जो भारतीय राष्ट्रीय संघ है, यही भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल करके इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछा जाता है कि जो भारतीय राष्ट्रीय संघ है वो किस संगठन का नाम परिवर्तित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मतलब जो आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो किस संगठन का नाम परिवर्तित करके गठित की गई है, तो भारतीय राष्ट्रीय संघ को परिवर्तित करके। ठीक है, जस्ट एक साल पहले ही बना था, लेकिन 1885 में इसी भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम परिवर्तित करके इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया। ठीक है, ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया कि 1885 में ही इन्होंने एओ ह्यूम ने मुलाकात की थी डफरिन से। तो ये सब पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। आपको डफरिन को याद रखना है कि जिस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो रही है, उस समय डफरिन गवर्नर जनरल है भारत का। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट थोड़ा सा याद रखना है कि डफरिन गवर्नर जनरल था तत्कालीन। उस समय की मैंने आपको घटना ही बता दी कि पहला अधिवेशन पूना में होने वाला था, लेकिन प्लेग फैल जाने की वजह से उसको तत्काल ही मुंबई शिफ्ट करना पड़ा, और मुंबई में गोपाल दास तेजपाल एक संस्कृत विद्यालय में इसका पहली बार इसका अधिवेशन होता है, फर्स्ट इसकी बैठक होती है। और ये जो पहला अधिवेशन है,
इसको जरा सा साफ करते हैं। हम लोग जरा पहले अधिवेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। पहला अधिवेशन कब हुआ? 1885 में। तो देखिए इस पहले अधिवेशन में सबसे पहले तो आपको यह याद रखना है कि इसी पहले अधिवेशन में ही भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम परिवर्तित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। देखिए 25 दिसंबर 1885 को गोपाल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया। ठीक है, पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? गोपाल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया। इस पहले जो पहला अधिवेशन हुआ, तो इस पहले अधिवेशन में कुल 72 सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया। कुल 72 सदस्यों ने भागीदारी की। ठीक है, जब पहला अधिवेशन हुआ तो पहले अधिवेशन में कुल 72 सदस्यों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। इस अधिवेशन के दौरान ही जो दादा भाई नौरोजी हैं, दादा भाई नौरोजी की सलाह पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल करके और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, एक पॉइंट आपको और याद रखना है, महत्वपूर्ण है कि इस पहले अधिवेशन की अध्यक्षता रमेश चंद्र बनर्जी ने की। अध्यक्षता किसने की? रमेश चंद्र बनर्जी ने की। और महासचिव ए.ओ. ह्यूम को बनाया गया। ठीक, तो ये कुछ फैक्चुअल चीजें थी पहले फर्स्ट अधिवेशन के बारे में। 25 दिसंबर 1885 को पहला अधिवेशन आयोजित हुआ। 72 सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया। रमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की और महासचिव इसके कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे इसके उद्देश्य। ये हम लोगों ने यहां तक हमने देखी पृष्ठभूमि। अब हम लोग देखेंगे उद्देश्य। इसके उद्देश्य क्या थे? देखिए सबसे प्रमुख इसका जो उद्देश्य है वो तो यही था कि इसका गठन करने के पीछे उद्देश्य ये भी था कि एक राष्ट्रीय स्तर के संगठन का गठन हो जाए, जिससे जो क्षेत्रीय स्तर पर छोटे छोटे संगठन जो कार्य कर रहे हैं उनसे एक समन्वय स्थापित किया जा सके। यानी जो क्षेत्रीय संगठन है वो तो अपनी बात को डायरेक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट तक नहीं पहुंचा पा रहे थे, तो इसलिए वो सारे क्षेत्रीय संगठन अपनी बात को पहुंचाएं एक यानी आईएनसी के पास तक, एक राष्ट्रीय स्तर के संगठन के पास तक, और वो राष्ट्रीय स्तर का जो संगठन है वो एक मुखपत्र का कार्य करे जो कि भारत के लोगों की समस्याएं या जो क्षेत्रीय संगठन है उनकी बातों को पहुंचाए ब्रिटिश पार्लियामेंट तक या ब्रिटिश के पास तक उन सभी बातों को प्रस्तुत कर सके। ठीक है, तो सबसे पहला उद्देश्य तो यही था। अगर दूसरे उद्देश्य की बात करें तो भारत में राष्ट्रवादी भावना का विकास करना। ठीक है, दूसरा उद्देश्य इसका क्या हो जाएगा? भारत में एक राष्ट्रवादी भावना का विकास करना। भारत में राष्ट्रवादी भावना का विकास करना। ठीक है, अगला अगर हम लोग उद्देश्य की बात करते हैं तो भारत और ब्रिटेन के बीच समन्वय की भावना का विकास करना। अगला उद्देश्य क्या हो जाएगा इसका? भारत एवं ब्रिटेन के बीच समन्वय की भावना का विकास करना। ठीक है ना, भारत और ब्रिटेन के बीच एक समन्वय की भावना का विकास करना। ठीक है, ताकि क्या हुआ कि यानी इसके पीछे का तर्क ये था ताकि एक
भारत और ब्रिटेन के बीच समन्वय की भावना का विकास हो जाए, जिससे भारत में जो ब्रिटिश सत्ता है वो अक्षुण्ण रहे, वो लंबे समय तक अक्षुण्ण रहे। क्योंकि जब भारतीयों और ब्रिटेन के बीच, ब्रिटिश वासियों के बीच एक समन्वय की भावना का विकास हो जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि उनके लिए जो संघर्ष वगैरह है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसके पीछे का भारत और ब्रिटेन के बीच समन्वय की भावना के विकास करने के पीछे उद्देश्य क्या था? इसके पीछे उद्देश्य था कि भारत में ब्रिटिश सत्ता अक्षुण्ण रहे। ठीक है, इसके पीछे कारण क्या था कि भारत में ब्रिटिश सत्ता अक्षुण्ण रहे। ठीक है, फिर विभिन्न क्षेत्रीय संगठनों की मांगों का सूत्रीकरण करके ब्रिटिश के समक्ष प्रस्तुत करना। ठीक है, विभिन्न जो क्षेत्रीय संगठन है, विभिन्न क्षेत्रीय संगठनों की मांगों का सूत्रीकरण करना, और मांगों का सूत्रीकरण करके उन मांगों को ब्रिटिश है उनके समक्ष प्रस्तुत करना। ठीक है, ये तो हो गया आपका, ये तो हो गया उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य। अब हम लोग बात करेंगे सिद्धांत की। हम लोग बात करेंगे सिद्धांत की, तो हम दो सिद्धांतों की यहाँ पे बात करेंगे। एक सिद्धांत हो जाएगा तड़ित चालक का सिद्धांत। तड़ित चालक के सिद्धांत के प्रणेता हैं गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, और दूसरा सिद्धांत है सेफ्टी वाल्व सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत इसका है सेफ्टी वाल्व सिद्धांत। इसके प्रणेता हैं लाला लाजपत राय। क्लियर? तड़ित चालक का सिद्धांत और सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत। तो तड़ित चालक के सिद्धांत के प्रणेता कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। और सेफ्टी वॉल्व के सिद्धांत के प्रणेता है लाला लाजपत राय। तो देखिए, जो तड़ित चालक का सिद्धांत है, इसके अनुसार इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटिश का सहयोग लिया गया था। ठीक है, तो देखिए तड़ित चालक का सिद्धांत है क्या, इसको जरा सोचिए। देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जब स्थापना हुई तो उस समय ब्रिटिश हैं उनका सहयोग लिया गया था। तो इसके पीछे का तर्क ये दिया गया तड़ित चालक के सिद्धांत में कि वो सहयोग इसलिए लिया गया था ताकि जो ब्रिटिश हैं वो इस संगठन के ऊपर संदेह ना करें। ठीक है, वो इस संगठन के ऊपर संदेह ना करें और उनकी जो दमनकारी नीति है उससे इस संगठन को बचाया जा सके, जिससे आगे चल करके ये संगठन इंडियन नेशनल कांग्रेस ये जो है एक जो राष्ट्रवादी मुद्दे हैं इन मुद्दों को रख सके। ठीक है, तो तड़ित चालक सिद्धांत के पीछे का क्या, इसके पीछे का सिद्धांत है, सीधी बात है कि जो है अगर मान लीजिए शुरुआत से ही अंग्रेजों से बिना परमिशन लेकर के उनके अगेंस्ट जाकर के इस संगठन को बनाया जाता तो सीधी सी बात है कि ये संगठन भी अंग्रेजों की दमनकारी नीति के प्रभाव में आ जाता और ये संगठन अपने विस्तृत रूप में आने से पहले ही दबा दिया जाता। ठीक है, तो ये तो आपका तड़ित चालक का सिद्धांत है। सेफ्टी वॉल्व का जो सिद्धांत है, जो जिसे लाला लाजपत राय ने दिया, वो देखिए वो सिद्धांत क्या कहता है। तो ये जो सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत है, इस सेफ्टी वाल्व के सिद्धांत में लाला लाजपत राय ने कहा कि ब्रिटिश जो है उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के लिए मदद इसलिए की थी ताकि जो सभी बड़े नेता हैं वो एक ही मंच पर उपस्थित हो जाएं और जो क्षेत्रीय संगठन हैं और जो मतलब जो क्षेत्र हैं जिनके लिए क्षेत्रीय संगठन कार्य कर रहे हैं, तो उन क्षेत्रीय संगठनों की जो क्षेत्रीय संगठन है वो अपनी बातों को इस राष्ट्रीय संगठन तक पहुंचा दें और फिर राष्ट्रीय संगठन के नेता अंग्रेजों तक उस बात को पहुंचा दें। ठीक है, तो लाला लाजपत राय ने क्या कहा कि जो है इस उनका विचार ये था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का सिद्धांत, ठीक है, स्थापना इस वजह से हुई है। ठीक है, इस वजह से अंग्रेजों ने कांग्रेस की स्थापना के लिए सहयोग दिया है। ठीक है, तो ये आपको खैर इन दोनों सिद्धांतों तो केवल आप ये देख लीजिए कि दो तरीके के सिद्धांत उस समय आए थे, तड़ित चालक का सिद्धांत और सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत। तड़ित चालक का सिद्धांत दिया गोपाल कृष्ण गोखले ने और सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत दिया लाला लाजपत राय ने। अब उन सिद्धांतों में है क्या, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।
ठीक है, केवल आप एक लाइन दोनों में ये भले याद रखिए कि इन्होंने जो है, जो गोपाल कृष्ण गोखले ने, इनका मानना ये था कि इस वजह से हमने ब्रिटिश से सहयोग लिया है इस संगठन को बनाने में, ताकि ब्रिटिश इस पर संदेह न कर पाए और ब्रिटिश की दमनकारी नीतियों से इस संगठन को बचाया जा सके। ठीक, लेकिन लाला लाजपत राय ने कहा कि ब्रिटिश ने इस वजह से सहयोग किया है इस संगठन को बनाने में ताकि जो बड़े नेता हैं सब एक ही मंच पर उपस्थित हो जाए और जो लोगों के अंदर जो असंतोष जो व्याप्त है उस असंतोष को कम किया जा सके। साथ ही साथ जो क्षेत्रीय संगठन है वो क्षेत्रीय संगठन भी अपनी मांगों को कांग्रेस के माध्यम से ब्रिटिश तक पहुंचा सके। ठीक है, तो दोनों सिद्धांतों की ये थ्योरी है। दोनों सिद्धांत केवल आप ये बात देख लीजिए कि दो सिद्धांत ये हैं और ये इनके द्वारा दिया गया है। ठीक है, अब सिद्धांत हमने देख लिया, पृष्ठभूमि देख लिया, उद्देश्य देख लिया, अब हमें देखना है उपलब्धियां। अब हम बात करेंगे उपलब्धियों की। ठीक, तो कांग्रेस की हम लोग उपलब्धियों की जब बात करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम लोग इसके प्रथम अधिवेशन की उपलब्धि को देखेंगे। ठीक है, प्रथम अधिवेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। प्रथम अधिवेशन की उपलब्धियां क्या कह रहे हैं, तो देखिए कांग्रेस के अधिवेशन में राष्ट्रवादियों ने सबसे पहले क्या कि जो विवादित मुद्दे हैं, जैसे कि उस समय जो लोग थे वो सामाजिक मुद्दों को लेकर के और धार्मिक मुद्दों को लेकर के बहुत सेंसिटिव थे। तो जब पहला अधिवेशन हुआ तो पहले अधिवेशन में समाज के जो सामाजिक मुद्दे हैं और जो धार्मिक मुद्दे हैं इनको नहीं छेड़ा गया, इनको नहीं उठाया गया। उठाया किन मुद्दों को गया, जैसे राजनीतिक मुद्दे हो गए, प्रशासनिक मुद्दे हो गए, आर्थिक मुद्दे हो गए, तो ऐसे मुद्दों को उठाया गया। ठीक है, तो पहले अधिवेशन में कांग्रेस ने सामाजिक व धार्मिक मुद्दों को न उठाकर सिर्फ राजनीतिक, प्रशासनिक एवं आर्थिक मुद्दों को उठाया। ठीक है, पहले अधिवेशन में कांग्रेस ने सामाजिक और धार्मिक मुद्दों को न उठा करके सिर्फ राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक मुद्दों को उठाया। फिर हम देखेंगे कि इस अधिवेशन, जो पहला अधिवेशन हुआ, इस अधिवेशन में कुछ प्रस्ताव रखे गए, इनको भी हम लोग उपलब्धि देखेंगे। पहले अधिवेशन के हम लोग कुछ प्रस्ताव देखेंगे, क्या क्या मुख्य प्रस्ताव पहले अधिवेशन में रखे गए। पहले अधिवेशन में एक रॉयल कमीशन की स्थापना या गठन के लिए, गठन हेतु प्रस्ताव पारित किया गया, प्रस्ताव रखा गया। रॉयल कमीशन की मांग क्यों की गई, इस गठन या स्थापना की डिमांड क्यों की गई, ताकि उस समय जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था अंग्रेजों के द्वारा, उस एडमिनिस्ट्रेशन की, उस प्रशासन की, विधान की जांच की जा सके। यानी अंग्रेजों के द्वारा उस समय जो तत्कालिक समय पे जो प्रशासन चल रहा था, एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था, तो उस एडमिनिस्ट्रेशन की जांच हेतु एक रॉयल कमीशन की गठन की आवश्यकता महसूस हुई। ठीक है, ताकि उस जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें क्या कमियां हैं, ठीक है, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारा जा सकता है, इन सभी चीजों की अनुशंसा हेतु एक रॉयल कमीशन की स्थापना हेतु प्रस्ताव रखा गया। दूसरा हम लोग प्रस्ताव की बात करें, दूसरा प्रस्ताव क्या रखा गया, तो इसमें दूसरा प्रस्ताव रखा गया कि विधान परिषद में भारतीय सदस्यों को भी भागीदारी दी जाए। परिषद में जो गवर्नर जनरल की परिषद होती थी, अब जो है चूंकि द्विस्तरीय प्रशासन स्टार्ट हो गया था, तो जब डायरार्की आ गई तो अब केंद्रीय स्तर के साथ साथ राज्य स्तर पर भी शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जाने लग गया। तो अब यह डिमांड उठी कि स्थानीय स्तर पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको चलाने का जो कार्यभार है, जो अधिकार है,
वो भारतीयों को दिया जाए या भारतीयों को भी परिषद में शामिल किया जाए। साथ ही साथ जो गवर्नर जनरल की जो परिषद है उसमें भी भारतीयों को शामिल किया जाए। साथ ही साथ जो 1858 में भारत सचिव की नियुक्ति की गई थी और भारत सचिव की सहायता हेतु एक 15 सदस्यीय एक कमेटी का भी गठन किया गया था। भारत सचिव की कार्यों में सहायता हेतु एक 15 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें 8 सदस्य बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा 8 सदस्य जो है वो क्राउन के द्वारा नॉमिनेटेड होते थे और 7 सदस्य बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। तो ये कहा जा रहा था कि भारत सचिव की जो परिषद है उसमें भी भारतीयों को पार्टिसिपेशन दिया जाए। तो इसमें ये भी प्रस्ताव पारित किया गया कि परिषद में भारतीयों की भागीदारी, परिषद में भारतीयों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। दूसरा प्रस्ताव इससे संबंधित था कि जो परिषद है उसमें भारतीयों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। तीसरा प्रस्ताव ये था कि ब्रिटेन में स्थित जो भारत परिषद है, वही अभी जिसकी मैं बात कर रहा था कि एक भारत सचिव की नियुक्ति की गई थी और भारत सचिव की के कार्यों में सहायता करने हेतु एक 15 सदस्यीय भारत परिषद की नियुक्ति की गई थी। और जो भारत परिषद था इसकी नियुक्ति जो भारत सचिव है इसकी सहायता के लिए किया गया था, लेकिन इसका जो खर्च है वो भारत के राजस्व से ही दिया जा रहा था। ठीक है। तो तीसरी मांग ये थी कि भारत परिषद के सदस्यों, भारत परिषद के सदस्यों को जो तनख्वाह भारत के निधि से दी जा रही है उसको भारत के निधि से न दे करके और ब्रिटेन के द्वारा भारित कर दिया जाए। ठीक है। यानी ब्रिटेन में स्थित जो भारत परिषद है उसको समाप्त किया जाए या फिर उसके जो या तो उसको समाप्त कर दिया जाए, अगर उसको समाप्त नहीं किया जा रहा है तो उसको जो वेतन वगैरह है वो ब्रिटेन की निधि से दिया जाए, ब्रिटेन के द्वारा दिया जाए। उसको वाही किसके द्वारा किया जाए? ब्रिटेन के द्वारा, ना कि भारत के द्वारा, क्योंकि इससे क्या है भारत के कोष पर भार पड़ रहा था अनावश्यक रूप से। ठीक। तो भारत परिषद के सदस्यों को समाप्त किया जाए या ब्रिटेन के कोष से तनख्वाह दी जाए। ये तीसरी इनकी डिमांड थी। ठीक है। चलिए कुछ और भी अभी मुख्य मांगे हैं। जैसे इन लोगों ने अगली मांग रखी कि जो सिविल सेवा की परीक्षा होती है तो सिविल सेवा की परीक्षा सिर्फ ब्रिटेन में ही ना होकर के भारत में भी उसको स्टार्ट कराया जाए, भारत में भी कंडक्ट कराया जाए सिविल सेवा का एग्जाम, और जो उम्र है उसको बढ़ा करके 19 से बढ़ा करके 23 साल कर दी जाए। सिविल सेवा की परीक्षा, ये भी इनकी पहले अधिवेशन की डिमांड में, पहले अधिवेशन में जो प्रस्ताव थे उसमें ये भी एक पॉइंट था, सिविल सेवा की परीक्षा इंग्लैंड के साथ। देखिए इससे पहले भी असंख्यित काल में बहुत सारे इंडियन एसोसिएशन वगैरह है, इन लोगों ने भी मांग रखी थी, लेकिन ये मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई थी। इसलिए जब कांग्रेस का पहला अधिवेशन होता है तो उसमें भी प्रस्ताव रखा जाता है इंग्लैंड के साथ भारत में भी आयोजित की जाए, क्योंकि भाई भारत का एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए ब्रिटिश आ रहे हैं, ब्रिटेन से पढ़ करके, ब्रिटेन में एग्जाम क्वालिफाई करके, तो इन्होंने कहा कि भारत में एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है तो भारतीयों के द्वारा ही चलाया जाए, भारतीयों को भी उस क्षेत्र में शामिल किया जाए, और वो तभी संभव है जब भारत में भी सिविल सेवा की परीक्षा कंडक्ट हो। ठीक है। साथ ही साथ जो आयु है, उन्होंने कहा आयु को 19 से बढ़ा करके 23 वर्ष की जाए। ये भी इनकी डिमांड थी कि सिविल सेवा की परीक्षा इंग्लैंड के अलावा भारत में भी कंडक्ट हो और आयु 19 से बढ़ा करके और कितनी कर दी जाए? 23 वर्ष की जाए। ठीक है। चलिए साथ ही इनकी एक और मांग थी कि जो बर्मा है, बर्मा को भी भारत से अलग कर दिया जाए। आंग्ल बर्मा युद्ध में बर्मा को भारत में शामिल किया गया था, बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाए। ठीक है। तो बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाए। साथ ही हम देखते हैं कि जो सैन्य व्यय है, उन्होंने मांग रखी
कि सैन्य व्यय में कटौती की जाए, क्योंकि अंग्रेजों ने इस समय अपनी सेना को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया था, अपनी जो आर्मी है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा लिया था और उसका सारा खर्च भारत की निधि से ही दिया जाता था। तो उन्होंने कहा सैन्य व्यय में कटौती की जाए। ठीक है, चलिए ये तो मुख्य इनके प्रस्ताव रहे, मुख्य मांगे रही, जो कि पहले अधिवेशन में ही रखी गई। ठीक है, फिर हम देखते हैं अगला अधिवेशन कलकत्ता में हुआ और उस बात को भी यहीं पे उसका भी प्रस्ताव पहले अधिवेशन में ही पास करा लिया गया था कि अगला जो अधिवेशन है वो कलकत्ता में होगा। खैर उसको हमको नहीं देखना है अभी हम लोग। तो ये क्या हो गई, ये जो है कुछ उपलब्धियां रही कि जो है अब एक नेशनल पार्टी की स्थापना हो जाएगी, जो कि अंग्रेजों के समक्ष भारतीयों की समस्याओं को रखेगी। ठीक, फिर उपलब्धियों में हम लोग देखते हैं कि इस पार्टी ने आगे जाकर के और बहुत सारे जो राष्ट्रीय संघर्ष हैं उन संघर्षों का इसने नेतृत्व किया। ठीक है, तो उसी क्रम में हम देखेंगे कि 1885 में तो कांग्रेस की स्थापना हो गई और फिर 1905 में ही, अब इसी के बाद की जो अगली महत्वपूर्ण घटना है उसका जिक्र करेंगे, बंगाल का विभाजन। अगली जो महत्वपूर्ण जो घटना है बंगाल विभाजन, जहां से राष्ट्रीय संघर्ष का एक बार दौर फिर से प्रारंभ हो जाएगा और नए रूप में प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इसके बाद बंगाल विभाजन के बारे में। तो देखिए 1905 के दशक में एक जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड कर्जन। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन भारत में गवर्नर जनरल बना के भेजा जाता है 1899 में और 1899 से लेकर के 1905 ईस्वी तक लॉर्ड कर्जन भारत का गवर्नर जनरल रहता है। लॉर्ड कर्जन कब से लेकर के 1899 से लेकर 1905 तक लॉर्ड कर्जन भारत का गवर्नर जनरल रहता है। तो इस पीरियड में हम लोग कर्जन की कुछ नीतियों के बारे में पढ़ेंगे। उन्हीं नीतियों में से एक नीति थी बंगाल का विभाजन। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर कर्जन की कुछ नीतियों के बारे में पढ़ते हैं। कर्जन की प्रमुख नीतियां। देखिए पहली नीति इसकी कहलाती है अधिकार प्रियता पूर्ण नीति। ठीक है, पहली नीति क्या थी इसकी, इसको हम लोग कहते हैं अधिकार प्रियता पूर्ण नीति। दूसरी नीति क्या आती है कलकत्ता नगर निगम से संबंधित नीति। इसकी मुख्य नीतियां हैं जिन नीतियों का इसने अनुसरण किया। पहले अधिकार प्रियतापूर्ण नीति, अभी सारी नीतियों के बारे में हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ में चर्चा करेंगे। फिर कलकत्ता नगर निगम से संबंधित नीति। तीसरी नीति है विश्वविद्यालय अधिनियम नीति। तीसरी नीति को हम कहते हैं विश्वविद्यालय अधिनियम नीति। और चौथी है बंगाल विभाजन की नीति। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन ने 4 नीतियों का अनुसरण किया। अधिकार प्रियतापूर्ण नीति, ये क्या है कि जो अंग्रेज जो अधिकारी हैं वो अपने आप को सर्वोच्च समझते थे। ठीक है, उनका मानना क्या था कि वो जो है वो सर्वोच्च हैं, उनको अधिकार ज्यादा मिले हुए हैं। भारतीयों के कंपैरिजन में उनको अधिकार जो मिले हुए हैं वो उनका एक तरीके से जन्मसिद्ध अधिकार है। उनका ये मानना था कि उनको ये अधिकार उनका नैसर्गिक अधिकार है, भारतीयों के कंपैरिजन में जो उनको ज्यादा अधिकार मिले। तो इस वजह से ये क्या था अधिकार प्रियतापूर्ण नीति। तो इस नीति को हम क्या कहते हैं अधिकार प्रियतापूर्ण नीति, क्योंकि इसने शासन करना, गवर्नर जो लॉर्ड कर्जन है ये भारत में शासन करना अपना एक अधिकार मानता था। तो इस तरीके से भी उसने इस नीति का अनुसरण किया, पालन किया।
उसने कहा कि भारत में शासन करना हमारा अधिकार है। इसी तरीके से उसने जो है भारत में नीतियों को रेगुलेट किया। दूसरा आता है कलकत्ता नगर निगम से संबंधित थी, क्योंकि देखिए कलकत्ता क्या था, कलकत्ता उस समय शासन का केंद्र हुआ करता था, एडमिनिस्ट्रेशन का कलकत्ता केंद्र था। पूरे भारत में जो भी गतिविधियां हैं, चाहे मतलब एडमिनिस्ट्रेशन संबंधित, बाद में जो भी कलकत्ता क्रांतिकारी गतिविधियों का भी केंद्र बन गया और वही कारण बन जाता है बंगाल विभाजन का भी। तो जो कलकत्ता है, कलकत्ता अंग्रेजों के एडमिनिस्ट्रेशन का एक केंद्र था। भारत के लिए सारी जो भी नीतियां हैं, जो भी पॉलिसीज हैं, कलकत्ता से ही रेगुलेट की जाती थी। ठीक है, तो अब क्या है, कलकत्ता को चूंकि डेवलप करना था, तो इसने जो है कलकत्ता को डेवलप करके और उसे ब्रिटिश गतिविधियों का, ब्रिटिश जो पॉलिसीज हैं उनका एक पूरा केंद्र बनाने की कोशिश की। ठीक है, इस कलकत्ता को पूरी तरीके से डेवलप करना, उसको जो है उसको किलेबंद कराना। ठीक है, तो ये सारी चीजें इस कलकत्ता नगर निगम संबंधित नीति में हम लोग देखते हैं कि कर्जन ने क्या किया। अगर आप कलकत्ता जाएंगे तो कलकत्ता को देखेंगे कि जो कर्जन ने जिस क्षेत्र को बसाया था, ठीक है, तो वो अभी भी वो क्षेत्र आपको मिलेगा वहां पर। तो एक तरीके से बिल्कुल सिस्टमैटिक रूप में बसा करके जो अंग्रेज बस्ती थी बिल्कुल उसको अलग बसाया, भारतीयों के लिए बिल्कुल बस्ती को अलग बसाया। ठीक है, अंग्रेज जो बस्ती उसको पूरी तरीके से किलेबंद कराया। तो ये क्या था, एक तरीके से कलकत्ता नगर निगम संबंधित उसकी नीति हम लोग देख लेते हैं। फिर आता विश्वविद्यालय अधिनियम नीति। इसी समय कलकत्ता विश्वविद्यालय की भी स्थापना हो चुकी थी। ठीक है, उसके लिए भी इसने काफी सारे रूल्स रेगुलेशन लेके आए। आगे हम लोग बंगाल विभाजन की नीति देखेंगे तो उसमें फिर से एक बार जिक्र होगा विश्वविद्यालय अधिनियम की, जो इसकी नीति ये लेकर के आया, उसमें हम लोग बात करेंगे। तो वहां पर हम लोग मुख्य तरीके से बात करेंगे इसके बारे में। फिर अगला जो महत्वपूर्ण है वो है बंगाल विभाजन की नीति। तो हम लोग बंगाल विभाजन की नीति को ही हम लोग डिस्कस करेंगे। उसी के बीच में थोड़ा सा जो विश्वविद्यालय के लिए कुछ नीतियां वो लेकर के आया था उसकी वही पे चर्चा कर लेंगे। बंगाल विभाजन, ठीक है, जब हम लोग बंगाल विभाजन को पढ़ेंगे तो इसमें भी हम लोग इसको भी कुछ पॉइंट से बांट करके पढ़ेंगे। जैसे बंगाल विभाजन की प्रक्रिया क्या रही, कारण क्या रहा। ठीक है, सबसे पहले तो उल्टा मैंने लिख दिया, पहले तो हमें सबसे पहले कारण ही देखना चाहिए कि बंगाल विभाजन का कारण क्या रहा। फिर हम देखेंगे इसकी बंगाल विभाजन की प्रक्रिया क्या रही। ठीक है, फिर देखेंगे हम लोग विभाजन के बाद की स्थिति देखेंगे हम लोग, विभाजन के पश्चात की स्थिति देखेंगे। ठीक है, कारण हो गया, प्रक्रिया हो गई, विभाजन के पश्चात की स्थिति हो गई, भारतीयों की प्रक्रिया, कांग्रेस की भूमिका और प्रभाव। ठीक है, बंगाल विभाजन हुआ तो भारतीयों की क्या प्रक्रिया रही, भारतीयों की प्रक्रिया देखेंगे हम। यहीं पे हम लोग देखेंगे कांग्रेस ने इस समय क्या भूमिका निभाई, कांग्रेस की भूमिका देखेंगे। ठीक है, कारण, प्रक्रिया, विभाजन के पश्चात की स्थिति, भारतीयों की प्रक्रिया, कांग्रेस की भूमिका और इसका प्रभाव क्या पड़ा, और इसका प्रभाव क्या पड़ा। जब हम लोग प्रभाव देखेंगे तो प्रभाव में भी हम लोग देखेंगे कि राजनीतिक क्या प्रभाव पड़े, आर्थिक क्या प्रभाव पड़े, सांस्कृतिक क्या प्रभाव पड़े, तो वो सब प्रभाव में हम लोग बात डिस्कस करेंगे। तो हम लोग कारण अध्ययन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कारण की। तो देखिए इस बंगाल विभाजन करने का मुख्य कारण, सबसे जो सर्वप्रमुख जो कारण था वो ये था कि बंगाल इस समय क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बन चुका था। ठीक है, एक तो जो बंगाल है काफी विशाल राज्य हो गया था, क्योंकि यही पूरी तरीके से देखा जाए तो कैपिटल भी यही था। जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश की पॉलिसीज का केंद्र भी यही था। ठीक है, वहीं से रेगुलेशन किया जाता था।
तो इस वजह से क्या है, अब इसी वजह से कलकत्ता डेवलप भी हुआ, और डेवलप होने की वजह से ही वहां पर जो जनसंख्या है उसका भी संकेंद्रण हो गया, उसका भी सेंट्रलाइजेशन हो गया, जिस वजह से कलकत्ता काफी विशाल क्षेत्र हो गया। तो इसकी जनसंख्या के रूप में विशालता, इसकी भौगोलिक विशालता, ये भी इसके कारण रहे। ठीक है, कारणों में अगर हम देखें तो ये भी एक तरीके से अप्रत्यक्ष कारण है। भौगोलिक विशालता, इन्होंने तर्क दिया कि बंगाल भौगोलिक रूप से बहुत विशाल है, इस वजह से हम उसका विभाजन कर रहे हैं। दूसरा तर्क दिया इन्हें कि जनसंख्या की अधिकता। इन्होंने कहा कि जनसंख्या बहुत अधिक है बंगाल की, उस समय तकरीबन, उस समय अगर बंगाल की जनसंख्या की बात करते हैं तो समथिंग 8 करोड़ के आसपास बंगाल की जनसंख्या थी। तो इन्होंने कहा बंगाल की जनसंख्या बहुत अधिक है, इस वजह से एडमिनिस्ट्रेशन सही से हो नहीं पा रहा है। तो इन्होंने कहा ये इस वजह से हम बंगाल को विभाजन कर रहे हैं। बट जो देखा जाए कि जो छुपा हुआ जो कारण है, जो कि एक तरीके से जिसे हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट कारण, ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं कि निश्चित कारण वही है, वो है कि इस समय बंगाल क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बन चुका था, और चूंकि क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र था, इसी वजह से अंग्रेजों ने उन क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के लिए, उन क्रांतिकारी गतिविधियों को कमजोर करने के लिए बंगाल का विभाजन को आवश्यक समझा। ठीक है, तो तत्कालीन तो ये कारण तो क्या है, ये तो कारण दूसरों को बताने के लिए थे, लेकिन जो अंदरूनी कारण है और जो मुख्य कारण है, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं मुख्य कारण, तो मुख्य कारण क्या है कि बंगाल तात्कालिक समय में, बंगाल तात्कालिक समय में क्रांतिकारी गतिविधि का केंद्र था। ठीक है, जन चेतना का केंद्र था, वहीं से जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं चलाई जा रही थी, वहीं से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा था, यानी कि जन चेतना जगाने का प्रयास किया जा रहा था। ठीक है, मतलब हम क्या कह सकते हैं कि ये राष्ट्रवादी चेतना का केंद्र हो चुका था इस समय। क्योंकि ये राष्ट्रवादी चेतना का केंद्र था इस समय, क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र था, इसी वजह से इनको कमजोर करने के लिए अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया। तो ये हो गए कारण, जो इनने दूसरों को बताया वो कारण ये हैं, पर ये हमें कारण अप्रत्यक्ष समझ में आते हैं। लेकिन जो प्रत्यक्ष कारण है वो क्या है कि बंगाल तत्कालीन समय में क्रांतिकारी गतिविधि का केंद्र था, जन राष्ट्रवादी चेतना का केंद्र था, और इन्हीं को कमजोर करने के लिए, क्रांतिकारी गतिविधियों को, राष्ट्रवादी चेतना को कमजोर करने हेतु ब्रिटिश के लिए सबसे उपयोगी था बंगाल का विभाजन करना। ठीक है, बंगाल का विभाजन हो गया, हमने कारण देख लिया। अब हम देखेंगे प्रक्रिया की बात करेंगे। कारण के पश्चात हम लोग बंगाल विभाजन की प्रक्रिया क्या रही इसके बारे में देखते हैं। ये दिसंबर 1903 में, दिसंबर 1903 में क्या हुआ कि कर्जन लंदन गया और उसने वहां पर बंगाल विभाजन से संबंधित मुद्दे पर प्रस्ताव पास करा लिया। ठीक है, दिसंबर 1903 में कर्जन लंदन गया और वहीं पर उसने क्या किया कि बंगाल विभाजन से संबंधित, क्योंकि उस समय देखिए राष्ट्रवादी जो गतिविधियां हैं, जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं, ये भी फिर से सिर उठाने लगी थी। तो अंग्रेजों को एक 1857 जैसी एक क्रांति का एक आभास था ही कि एक बार फिर से ना 1857 की जैसी क्रांति हो जाए। तो अब जो है, चूंकि बंगाल में ऐसी गतिविधियां बहुत ज्यादा हो रही थी, तो अब कर्जन गया लंदन और लंदन में उसने बंगाल की विभाजन हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया और उस प्रस्ताव को लंदन में दिसंबर 1903 में उस प्रस्ताव को पास कर दिया गया। ठीक है, और वहीं पर लंदन में ही क्या हुआ कि इस बंगाल विभाजन से संबंधित जो विचार विमर्श हैं, उस विचार विमर्श को भी वहां पर, वो विचार विमर्श भी वहां पर पास हो गया और साथ ही साथ वहीं पर बंगाल विभाजन से संबंधित निर्णय भी वहीं पर ले लिया गया।
तो 19 दिसंबर 1903 में लंदन जाता है, वहीं पर ब्रिटिश पार्लियामेंट से विचार विमर्श करके और वहीं पर निर्णय ले लिया जाता है बंगाल के विभाजन हेतु। प्रक्रिया में हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे। 20 जुलाई 1905 में कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन का जो ये निर्णय है, इस निर्णय को सार्वजनिक कर दिया जाता है। ठीक है, 20 जुलाई 1905 को क्या होगा कि कर्जन बंगाल विभाजन की घोषणा कर देगा। कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा, ठीक है, 20 जुलाई 1905 को कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी जाएगी और फिर इस घोषणा के पश्चात 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो जाएगा। ठीक है, यानी जो बंगाल का विभाजन कर दिया जाएगा कब, 16 अक्टूबर 1905 को। तो इसकी जो प्रक्रिया इस प्रक्रिया को हमने 3 चरणों में देखा। दिसंबर 1903 में कर्जन लंदन जाता है, 19 जुलाई 1905 में कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की जाती है और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन को प्रभावी कर दिया जाता है। ये हो गई प्रक्रिया। अब हम देखेंगे कि इस प्रक्रिया के पश्चात जो भारतीय हैं उन भारतीयों की क्या प्रतिक्रिया रही। ठीक है, तो अब हम देखेंगे भारतीयों की प्रतिक्रिया। भारतीयों की प्रतिक्रिया क्या रही कि जब 20 जुलाई 1905 को घोषणा की जाती है कि अब बंगाल का विभाजन किया जाएगा, तो 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में, ठीक है, 7 अगस्त 1905 को क्या होगा कि कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया जाएगा। कलकत्ता के टाउन हॉल में विशाल जनसभा का आयोजन। ठीक, 7 प्रक्रिया में हम देखेंगे। सबसे पहले 7 अगस्त 1905 को भारतीयों ने कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया और उसी जनसभा में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को प्रारंभ किया गया। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन, ये दोनों आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। ठीक है, इसी टाउन हॉल में क्या हुआ, स्वदेशी एवं कल के टॉपिक में हम लोग देखेंगे स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन में क्या कहता है। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाने हेतु निर्णय लिया गया। ठीक, तो 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। 20 जुलाई को बंगाल विभाजन की घोषणा की जाती है और इसी समय स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाने हेतु निर्णय लिया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगली क्या प्रक्रिया रही कि जिस दिन बंगाल विभाजन को प्रभावी किया जाना था, जिस दिन बंगाल विभाजन किया जाना था, कब, 16 अक्टूबर 1905 को, क्योंकि 20 जुलाई को कर्जन के द्वारा घोषणा कर दी गई थी कि अब 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया जाएगा। ठीक है, जिसमें जो ढाका वाला क्षेत्र है वो चला जाएगा आपका पूर्वी बंगाल में और इधर आ जाएगा कलकत्ता वाला क्षेत्र पश्चिमी बंगाल में। ठीक है, अब ये जो विभाजन था, चूंकि जो पूर्वी वाला जो क्षेत्र है उसमें मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र था और पश्चिम वाला क्षेत्र हिंदू बहुल्य क्षेत्र था, तो एक तरीके से इसका जो विभाजन है वो धर्म के आधार पर भी किया गया। ठीक है, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम बहुलता वाले जो क्षेत्र हैं उन दोनों को आपस में बांट दिया गया। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे इसमें पॉइंट प्रभावी वाले, जिस दिन बंगाल विभाजन होना था 16 अक्टूबर 1905 को, इस दिन सुबह ही कलकत्ता के जो नागरिक हैं सुबह ही अपना नहा धो करके और कलकत्ता की सड़कों पर उतर आए। नंगे पैर ही इन लोगों ने रैलियां निकाली, मंदिरों में गए, पूजा पाठ किया। ठीक है,
तो आपसे पॉइंट ये पूछा जाएगा कि शोक दिवस बंगाल के लोगों ने कब मनाया। तो या फिर शोक दिवस मनाने का कारण क्या था, किस वजह से शोक दिवस मनाया गया बंगाल के लोगों के द्वारा, कलकत्ता के लोगों के द्वारा। तो देखिए 16 अक्टूबर 1905 को जिस दिन बंगाल विभाजन प्रभावी होना था, उस दिन सुबह से ही लोग अपने स्नान करके और पैदल ही सड़कों पर उतर आए, रैलियां निकाली गई, मंदिरों में जाकर पूजा पाठ किया गया और उस दिन को बंगाल के लोगों ने शोक दिवस के रूप में मनाया। ठीक है। इसी समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस दिन को 16 अक्टूबर 1905 वाला जो दिन है, इसको राखी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस दिन को राखी दिवस मनाने की घोषणा की। बंगाल के लोगों ने एक दूसरे की कलाइयों में राखी बांधी, हिंदुओं ने मुस्लिम के हाथों में, मुस्लिमों ने हिंदू के हाथों में। ये प्रतीक क्या था, ये प्रतीक था आपसी सद्भाव का, आपसी भाईचारे का प्रतीक था। यानी कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने, उन्होंने इस राखी दिवस के माध्यम से जो जनता है, जो लोग हैं, उनको धर्म के आधार पर भेदभाव ना करके ये बताने का प्रयास किया कि आपसी सद्भाव, जो हमारा आपसी सद्भाव है, वो किसी भी विभाजन के वजह से अलग नहीं हो सकता। यानी जो आपसी हमारा भाईचारा है, कितने भी विभाजन हो जाए, लेकिन हम क्या है, हम आपस में एक तरीके से बंधुता की भावना में ही रहेंगे। ठीक है, चलिए बंगालियों ने राखी बांधकर, एक दूसरे को राखी बांधकर एकजुटता का परिचय दिया। ठीक है ना, एकजुटता का परिचय दिया। ठीक, चलिए ये तो रही भारतीयों की प्रक्रिया। भारतीयों ने ये जो बंगाल विभाजन है, इसको एक्सेप्ट नहीं किया और इसको शोक दिवस के रूप में मनाया। साथ ही साथ रविन्द्रनाथ टैगोर के आह्वान पर इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया और लोगों ने एक दूसरे के हाथों में कलाइयां बांध करके आपसी एकजुटता का परिचय दिया। ठीक है, अब हम देखेंगे बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस की भूमिका। कांग्रेस की भूमिका की अगर बात करें तो 1905 में बनारस अधिवेशन हुआ। 1905 में अधिवेशन कौन सा हुआ? बनारस अधिवेशन। 1905 में कांग्रेस का बनारस अधिवेशन हुआ और इस बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की गोपाल कृष्ण गोखले ने। इस बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। और गोपाल कृष्ण गोखले ने ये जो बंगाल विभाजन हो रहा था, इसके प्रतिक्रिया में, इसके विरोध में मुद्दा उठाया। कांग्रेस की जो सभा है उसमें इन्होंने जो मुद्दा उठाया कि जो बंगाल विभाजन है, इसका किया जाना एक तरीके से बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो इसके विरोध में इन्होंने जो है एजेंडा प्रस्तुत किया। साथ ही साथ इनने जो है, जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, इन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन तो चल ही रहा है, साथ ही साथ क्यों ना हम सत्याग्रह आंदोलन भी चलाएं। यानी कि इन्होंने जो ये बहिष्कार आंदोलन है, जो स्वदेशी आंदोलन, जो टाउन हॉल में जो 7 अगस्त को निर्णय लिया गया था स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन को चलाने का, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि क्यों ना हम स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन के साथ ही साथ हम सत्याग्रह आंदोलन भी चलाएं। यानी कि सत्याग्रह आंदोलन के द्वारा हम बहिष्कार आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा दें। ठीक है, इन दोनों आंदोलनों को हम लोग प्रमोट करें। ठीक है, तो ये कांग्रेस की एक ही भूमिका हो गई। फिर हम देखेंगे 1906 में, ये तो 1905 में जो गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या किया कि सत्याग्रह आंदोलन के जरिए जो स्वदेशी आंदोलन, जो बहिष्कार आंदोलन है, उन दोनों को प्रमोट करने का, उन दोनों को बढ़ावा देने का विचार प्रस्तुत किया। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता की दादा भाई नौरोजी ने। कलकत्ता अधिवेशन अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। और इन दादा भाई नौरोजी ने इस 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में ये प्रस्ताव रखा
कि जो बहिष्कार आंदोलन है, जो स्वदेशी आंदोलन है, उसी के साथ ही साथ राष्ट्रीय एकता और स्वराज्य आंदोलन को भी चलाया जाए। ठीक है, ताकि जो दादा भाई नौरोजी ने क्या कहा कि बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन के साथ ही साथ राष्ट्रीय एकता, ठीक है, उन्होंने कहा राष्ट्रीय एकता और जो है राष्ट्रीय एकता के साथ ही साथ स्वराज्य आंदोलन भी चलाया जाए, स्वराज्य आंदोलन भी चलाया जाए, जिससे जो ये आंदोलन हो रहा है इसको और गति प्रदान हो सके। तो ये तो रही कांग्रेस की भूमिका। फिर हम देखेंगे कांग्रेस की भूमिका के पश्चात हम देखते हैं कि बंगाल विभाजन का प्रभाव क्या रहा। ठीक है, तो देखिए बंगाल विभाजन हो गया, अब इससे क्या है कि सांप्रदायिकता का भी माहौल उत्पन्न हो गया। जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं, क्रांतिकारी गतिविधियां भी और ज्यादा उग्र हो गई और तेज हो गई। ऐसा लग रहा था कि बंगाल विभाजन के द्वारा क्रांतिकारी गतिविधियों को दबा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, ऐसा हुआ नहीं। प्रभाव की हम लोग बात कर रहे हैं। अंग्रेजों ने ऐसा सोचा था कि बंगाल विभाजन करके क्रांतिकारी गतिविधियों को दबा दिया जाएगा, पर ऐसा हो नहीं सका। क्रांतिकारी गतिविधियां और तीव्र हो गई, और तीव्र होने के साथ ही साथ तीव्र होने के साथ ही साथ एक थोड़ा सा देखा जाए तो हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक थोड़ा सा संघर्ष का माहौल इस समय पैदा हुआ। फिर उसी समय क्या हुआ कि अब चूंकि अव्यवस्था बहुत ज्यादा फैल रही थी, तो अंग्रेजों ने अरुणडेल समिति का गठन किया, और अरुणडेल समिति की सिफारिश पर ही 1911 में इस बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। जिसके सिफारिश पर? अरुणडेल समिति की सिफारिश पर। तो इस तरीके से प्रभाव हमने देखा कि बंगाल विभाजन हुआ तो, लेकिन फिर वो रद्द भी कर दिया गया। ठीक है, तो आज हम लोगों ने देख लिया बंगाल विभाजन को, कल हम लोग देखेंगे अदर जो आंदोलन है। ठीक है, चलिए थैंक यू क्लास, कल मिलते हैं।